तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर विजन की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं मशीनों को देखने की शक्ति देने की एक सदियों पुरानी खोज है। लक्ष्य ये है कि मशीनें हमारी दुनिया को सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि उसे समझे भी। पर पता है, इस खोज में ना एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल छिपा हुआ है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर हमारी सबसे एडवांस्ड मशीनें, वो मशीनें जो तस्वीरों को कमाल की सटीकता से पहचान सकती हैं, असल में दुनिया को एक गहरी गुफा में कैदियों की तरह देख रही हों? यही सवाल आज कंप्यूटर विजन की दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज के जो कंप्यूटर विजन सिस्टम है ना, वो समझ लीजिए परछाइयों के उस्ताद हैं। वे एक सपाट 2D दुनिया में पैटर्न पहचानने में इतने माहिर हैं कि यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल प्लेटो के गुफा के उन कैदियों की तरह जो दीवार पर नाचती हुई परछाइयों का विश्लेषण करके ही दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। और हाँ, ये इसमें बहुत अच्छे हो गए हैं। देखिए, ये सफ़र शुरू हुआ था 1957 में, जब रसेल किर्श ने दुनिया की पहली डिजिटल इमेज स्कैन की। फिर कुछ ही साल बाद 1963 में लॉरेंस रॉबर्ट्स ने ये दिखा दिया कि मशीनें 2D इमेज से 3D दुनिया का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। फिर 1980 में एक और बड़ा कदम उठाया गया जब कुनिहिको फुकुशिमा ने नियोकॉग्निट्रॉन डिज़ाइन किया, जो आज के न्यूरल नेटवर्क्स का कह सकते हैं एक तरह से पूर्वज है। लेकिन असली क्रांति तो आई 2012 में, जब एलेक्सनेट ने डीप लर्निंग की जबरदस्त ताकत दिखाकर एक नए युग की ही शुरुआत कर दी। तो आज ये सिस्टम काम कैसे करते हैं? देखिए, लगभग सभी सिस्टम एक ही बेसिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है अधिग्रहण, जहां एक कैमरा रोशनी को डिजिटल डेटा में बदल देता है। दूसरा है प्री प्रोसेसिंग, जहां उस रॉ इमेज को साफ किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। तीसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन। यहां सिस्टम जरूरी पैटर्न पकड़ता है, जैसे कि किनारे, आकार वगैरह। और आखिर में चौथा स्टेप है मान्यता, जहां एक मॉडल उन सारे फीचर्स को समझकर बताता है कि इमेज में क्या है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी इन कमाल की क्षमताओं के बावजूद ये सिस्टम्स असल में दुनिया को नहीं समझते हैं। वे एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं। और यहीं पर इंसानी और मशीनी नज़रिए का जो बुनियादी फ़र्क है, वो सामने आता है। देखिए, इंसानी नज़र भौतिकी, कारण और प्रभाव और संदर्भ, इन सब को समझती है। ये असल दुनिया के साथ हमारे तजुर्बे पर टिकी है। वहीं दूसरी ओर मशीन की नज़र क्या करती है? वो सिर्फ पिक्सल में मौजूद स्टैटिस्टिकल पैटर्न को पहचानती है। उसके पास दुनिया का कोई असली मॉडल है ही नहीं। ये पूरी बात आकर टिकती है एक बहुत बड़े फर्क पर, सहसंबंध यानी कोरिलेशन और कारण कार्य यानी कॉजेशन। एक मिसाल से समझते हैं। एक मॉडल ये सीखता है कि कांटे अक्सर चाकुओं के साथ दिखाई देते हैं। वो बस इन पैटर्न्स को जोड़ रहा है। ये हुआ सहसंबंध। लेकिन एक इंसान ये समझता है कि अगर कांच का ग्लास गिरेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण और उसके नाजुक होने की वजह से टूट जाएगा। वो कारण और प्रभाव को समझता है। इसे कहते हैं कारण कार्य। और कारण कार्य की यही समझ ना होना उस गुफा की दीवार में गंभीर दरारें पैदा कर देता है। पहली बात, ये सिस्टम भंगुर होते हैं। मतलब जरा सा भी बदलाव हुआ, जैसे रोशनी या एंगल बदला, और ये फेल हो जाते हैं। दूसरी बात, ये संदर्भ के प्रति अंधे होते हैं। अक्सर ये असल चीज के बजाय उसके आसपास की चीजों से सीखते हैं। और तीसरा, इनमें कॉमन सेंस की जबरदस्त कमी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसी बेतुकी गलतियां करते हैं जो कोई बच्चा भी नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि हम इस गुफा से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब सिर्फ बेहतर एल्गोरिदम बनाने में नहीं है। जवाब है एक पूरी तरह से नए नजरिए को अपनाने में। हमें उस गुफा से बाहर कदम रखना ही होगा। और इसका समाधान है एम्बॉडीड कॉग्निशन। ये एक ऐसा विचार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिकल सिस्टम्स जैसे कि रोबोट में डाल दिया जाता है। ऐसे सिस्टम जो दुनिया को सिर्फ देख नहीं सकते, बल्कि उस पर सीधे तौर पर काम भी कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ देखकर सीखना नहीं है, बल्कि करके सीखना है। ये बदलाव ठीक वैसा ही है जैसे प्लेटो की गुफा में बैठकर सिर्फ देखने के बजाय एक कारीगर की वर्कशॉप में जाकर असल दुनिया में काम करना। और सीखने के इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लेटो की गुफा में सीखना पैसिव है। मतलब इसमें 2D तस्वीरों के एक फिक्स्ड डेटा सेट का विश्लेषण करके परछाइयों में स्टैटिस्टिकल पैटर्न ढूंढे जाते हैं। लेकिन कारीगर की वर्कशॉप में सीखना एक्टिव है। यहाँ एक डायनामिक 3D दुनिया को एक्सप्लोर किया जाता है और फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कारण और प्रभाव के रिश्तों को खोजा जाता है। और इससे सीखने का एक नया शक्तिशाली चक्र शुरू हो जाता है। पहला स्टेप है अनिश्चितता, जहां एजेंट को पता चलता है कि उसके ज्ञान में कोई कमी है। दूसरा स्टेप है अन्वेषण, जहां वो नई जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोई एक्शन लेता है।
तीसरा स्टेप है नया डेटा, जहां वो अपने एक्शन का नतीजा अपने सेंसर से देखता है। और चौथा स्टेप है मॉडल अपडेट, जहां वो उस नए डेटा के आधार पर दुनिया के अपने आंतरिक मॉडल को अपडेट करता है। ये सीखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस नए नजरिए पर बना भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? चलिए जरा आगे नजर डालते हैं। अगले 15 सालों में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। 2025 से 2030 के बीच रोबोट भाषा को फिजिकल एक्शन में ढालकर मुश्किल कमांड्स को फॉलो करना सीख जाएंगे। 2030 से 2035 तक एजेंट्स एक्सपेरिमेंट के जरिए कारण कार्य वाली सोच विकसित करेंगे, जैसे नई समस्याओं को हल करने के लिए खुद से औजारों का इस्तेमाल करना। और 2035 से 2040 तक एजेंट्स के नेटवर्क बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे आसपास एक एम्बिएंट इंटेलिजेंस बन जाएगी। अब देखिए, इस भविष्य में जितने बड़े अवसर हैं, उतने ही बड़े जोखिम भी हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक से होने वाली मौतों में भारी कमी तो आ सकती है, लेकिन साथ ही किसी दुर्घटना के समय मशीन के नैतिक फैसलों पर बहुत मुश्किल सवाल भी खड़े होंगे। हेल्थ केयर में घर पर ही पर्सनलाइज देखभाल मिलना शायद मुमकिन हो जाए, मगर लगातार निगरानी से प्राइवेसी के गंभीर उल्लंघन का भी खतरा है। और घरेलू रोबोटिक्स की बात करें तो घर के काम ऑटोमेट तो हो जाएंगे, पर फिजिकल सेफ्टी और डेटा सिक्योरिटी के नए जोखिम भी पैदा होंगे। तो आखिर में ये पूरी बात एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर टिकती है। मशीनों के लिए देखने का भविष्य सिर्फ दुनिया को दूर से देखना नहीं है, बल्कि उसके अंदर सक्रिय रूप से काम करना है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। हमने मशीनों को देखना तो सिखा दिया, पर क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं जहां वे सिर्फ देखेंगी नहीं, बल्कि काम भी करना शुरू कर देंगी?